Hello friends, myself Gurdeep. Welcome to Advanced Agriculture Classes. आज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है. First of all, what is agriculture? Agriculture is nothing but it is cultivation of land. It includes many things and it has been defined including agriculture, food growing, seed growing, dairy farming, livestock breeding and livestock keeping and many others. Horticulture is मीन्स कि एग्रीकल्चर सिर्फ खेती करना ही नहीं है और ये बहुत सी चीज़ें और भी इसके अंडर में आती है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर जिसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और फल फूल है. इस सब का जो कल्टीवेशन है, इन सब का खेती है, इसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं. इसके बाद स्पेशली फ्रूट ग्रोइंग है, जिसे हम फ्रूट्स फल का उत्पादन करते हैं. उसके हम सीड का उत्पादन करते हैं जिससे कि हम बीज की पैदावार करते हैं. उसके बाद हमारा केटल्स को रखते हैं और उसका मिल्क प्रोडक्शन करते हैं और मीट प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हैं. उसके बाद लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एंड कीपिंग. लाइव स्टॉक मीन्स केटल्स को रखना ब्रीडिंग्स के लिए, नई उसमें किस्में डेवलप करने के लिए, उसकी नई कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए जो हम ब्रीडिंग करते हैं और ब्रीड्स को कंबाइन करके हम कोई एक नए ब्रीड का जनरेशन करते हैं, नई ब्रीड को बनाते हैं. तो वो सब ब्रीडिंग के अंडर में आता है. ये तो एक सिंपल डेफिनेशन होगी एग्रीकल्चर की. इसके बाद हम एग्रीकल्चर की एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, जिसमें कि हम जो कि एक ह्यूमन बीइंग इनको कवर करता है, उसको भी एग्रीकल्चर के अंडर में कह सकते हैं, वो भी एग्रीकल्चर है. वो 5F क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज फूड, फीड, फॉडर, फाइबर. कि जो ह्यूमन इन 5 एक्टिविटीज़ को कैरी करता है वो भी एग्रीकल्चर करता है. मीन्स वो अपने लिए और पॉपुलेशन के लिए फूड जनरेट करता है और वो उस फूड को जनरेट करने के बाद पॉपुलेशन को फीड करता है. और जो वो लाइव स्टॉक रख रहा है, वो अपने जो कैटल्स रख रहा है उनके लिए फॉडर भी प्रोड्यूस कर रहा है, उनके लिए फाइबर भी प्रोड्यूस कर रहा है. फ्यूल्स है, बायोफ्यूल्स है, और हम कह सकते हैं कि फ्यूल्स है, उनका जो प्रोडक्शन करता है वो भी एग्रीकल्चर के अंडर में आता है. तो इस तरह से हम एग्रीकल्चर को ह्यूमन कैरिंग 5F एक्टिविटीज़ कर. अब हम एग्रीकल्चर की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कैसे हुआ. अगर हम टोटल टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें कि BC और AD में, तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो 10,000 BC में स्टार्ट हुआ. इसका इनिशिएशन स्टार्ट हुआ. इसका इनिशिएशन कैसे हुआ? 10,000 ईयर्स डेवलपिंग एंड ही है स्टार्टिंग हंटिंग. तो जब उसने शिकार करना स्टार्ट किया, हंटिंग करना स्टार्ट किया, हम तभी से ही एग्रीकल्चर की शुरुआत मानते हैं कि एग्रीकल्चर तब से शुरू हो गया था. तो इस तरह से जब ह्यूमन हंटिंग करता था, उसको महसूस हुआ कि क्यों ना हम जिनका इनको शिकार करते हैं, इनको ढूंढते हैं जानवरों को, तो क्यों ना हम इसको अपने पास रखना शुरू कर दें, पालना शुरू कर दें, जिससे कि हमारी मेहनत कम हो जाए. कम करने के लिए उसने क्या किया कि कुछ जो जानवर थे उनको पालना स्टार्ट कर दिया. एंड ही हैज़ 8700 BC शीप एंड गोट की. उसने बकरी, भेड़, ऐसे कुछ जो डोमेस्टिक कैटल्स थे, डोमेस्टिक जानवर थे, घरेलू जानवर थे, उनको रखना स्टार्ट कर दिया, पालना स्टार्ट कर दिया. तो जब उसे पालना स्टार्ट कर, अब उनको फीड करने के लिए उसको घास फूस की ज़रूरत पड़ी, तो उसको वो ढूंढना पड़ता था. तो तब ह्यूमन ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको भी उगाना शुरू कर दूँ. तो इस तरह करते करते उसने कुछ घास फूस को उगाना शुरू कर दिया. ये जो प्रोसेस थी कंटिन्यूएशन में थी. तो तब उसको कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी जंगल में मिले जो कि उसके खुद के खाने के काम भी आ सकते थे. तो इस तरह उसने लगभग 7500 BC में वीट कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दिया. वो अपने जानवरों को भी फीड करता था और ख़ुद भी खाता था. तो उसके बाद उसको कुछ दूसरे और बड़े कैटल रखने के लिए महसूस हुआ कि अब उसको जैसे मिल्क चाहिए, और इस तरह उसने मिल्क और अदर कैटल्स भी रखना स्टार्ट कर दिया. उसको ट्रैवल करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी, इधर से उधर घूमना पड़ता था, तो उसने जो हॉर्स को रख लिया. बुल इनोवेशन होता रहा और इनिशिएशन होता रहा और प्रोग्रेस में आगे बढ़ता. देन इन 2900 BC में उसने प्लो का इन्वेंशन कर लिया. पहले जो थी और उसने
एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। मीन्स कि पहले जो वो वाटरिंग के लिए उसके पास प्रॉपर नहीं होता था, वो रेन फेड रहता था, वाटरिंग नहीं करता था। और जब उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसने धीरे धीरे इरिगेशन भी करना, फ्लो आने से जो उसकी प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गई। इस तरह करते हुए लगभग 2200 BC में उसने पैडी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया क्योंकि तब तक उसके पास इरिगेशन भी अवेलेबल था और प्लो भी अवेलेबल था। तो दोनों की हेल्प से उसने पैडी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये इतनी प्रोसेस स्टार्ट हो गई और भी धीरे धीरे इनोवेशन होता रहा। इनिशिएशन के साथ साथ में उसका प्रोग्रेशन होता रहा, नई नई प्रोसेस चलती रही। और अब आते हैं हम एडी में। तो जब एडी एग्रीकल्चर का और डेवलपमेंट होता रहा और बहुत से इसके बाद इनिशिएशन इनोवेशंस हुए, और ऐसे करते हैं हम 15th सेंचुरी को देखते हैं। तो 15th सेंचुरी में बहुत सारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जब इंडिया में 15th सेंचुरी में पुर्तगीज आए तो वो बहुत सारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, तो पहले जो एग्रीकल्चर चल रहा था, जो मैं बीसी की बात कर रहा था, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा था। जहाँ पे भी ह्यूमन की रीच थी, जहाँ पे भी ह्यूमन ने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, हर जगह एग्रीकल्चर चल रहा था। तो एडी में 15 एडी में आते आते काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था और भी बहुत सारे कंट्री में डेवलप हो रहे। तो इसलिए मैं अब भारत की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ कि 15th सेंचुरी में इंडिया में क्या चल रहा था। पुर्तगीज़ बहुत सारी बाहर से क्रॉप्स लेके आए, तो ऐसा करते करते और भी डेवलपमेंट हुआ। तो 20th सेंचुरी में आ गए, तो जब इंडिया अंग्रेज आ गए, अंग्रेज़ों ने आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे जो उनके ऑफिसर आते थे तो उनमें से एक लॉर्ड कर्जन थे। तो उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बहुत, तो इस तरह जो 20th सेंचुरी के इनिशिएशन में थे, 1903 में इरिगेशन कमीशन बनाया गया। इरिगेशन कमीशन क्यों बनाया गया? क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी कंट्री थी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो रही थी, और जो हमारा कंट्री में मैक्सिमम जो एरिया था वो रेन फेड कल्टीवेशन हो रहा था, रेन फेड एग्रीकल्चर चल रहा था। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी, इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो हमको फूड की ज़रूरत थी, वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी था। और इस प्रोडक्शन को फैसिलिटीज़ को देखती थी कंट्रीज़ में कहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं है इरिगेशन से रिलेटेड, और जहाँ पे भी रेनफेड एग्रीकल्चर, उसको इरिगेटेड एग्रीकल्चर बनाने की कोशिश की, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके और पॉपुलेशन को फीड हो सके। इस तरह से करते हुए 1905 में IARI का स्थापन हुआ। IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा गया। इसके बाद इस इंपीरियल को इंडियन कर दिया गया और इसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाने लगा। और उसके बाद इस एग्रीकल्चर को और डेवलप करने के बाद जब IARI को बनाया गया, तो उसके बाद सोचा गया कि क्यों ना ये एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स ओपन किए जाएं, कॉलेजेस ओपन किए जाएं कंट्री में, जिससे कि नई नई तकनीक का विकास हो सके और एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके। तो इस तरह से और भी 6 नए एग्रीकल्चर कॉलेज ओपन किए गए। तो ये नए, फिर पूना, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर एंड लॉयलपुर। तो ये 6 नई एग्रीकल्चर कॉलेज ओपन किए, साबौर, पूना, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर एंड लॉयलपुर। ये लॉयलपुर तो फ़िलहाल पाकिस्तान में है, और जो यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज ओपन किया गया था, जब सेपरेशन हुआ तो इस लॉयलपुर को, जो लॉयलपुर का कॉलेज था, इसको पंजाब में स्थापित कर दिया गया, जो कि अभी PAU है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये उसी का एक एक्सटेंशन है, तो इसको पंजाब में। तो इस तरह से इन 6 नए कॉलेज खुलने के बाद एग्रीकल्चर का और डेवलपमेंट हुआ। तो इसकी नई नई तकनीकें आई, बहुत सारी इसकी स्टडी स्टार्ट हो गई,
तो इसका जो फैलाव था होने लगा। 21 जून इन 1929 ICAR का गठन हुआ। ये ICAR है, इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस इम्पेरियल को बाद में फिर से इन्होंने चेंज करके इंडियन कर दिया। अभी ये रिसर्च के नाम से चल रहा है। तो इस तरह से इम्पेरियल को इंडियन कर दिया गया और अपने इंडिया का नाम। और इस तरह से ये ICAR का गठन हुआ। और जो ये IRI ओपन, ये एक्चुअली बिहार में पूसा में ओपन हुआ था। तो इन 1935 एक अर्थक्वेक आया, जिससे कि हमारी जो IRI की बिल्डिंग थी वो लगभग टूट गई और उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। तो उसके बाद इसको वहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली में स्थापित कर दिया। IARI दिल्ली में सिचुएटेड है। यहाँ पे भी IARI में DARE डेयर नाम का डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। अब हम आते हैं 20th सेंचुरी में। तो जो 20th सेंचुरी की जो टोटल टाइम था, 3 पार्ट्स में 3 फेज में डिवाइड करते हैं। तो ये जो टाइम को हमने 50 से एंड ऑफ द सेंचुरी 20th सेंचुरी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये 3 ग्रीन रिवॉल्यूशन के आधार पे किया। और फर्स्ट जिसमें थी, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 1968 में हुआ। तो इससे पहले का जो पीरियड है वो प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड, और जो उसके बाद का पीरियड है उसको पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो भी हमारी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे पैडी, वीट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और उसके ग्रोथ को बहुत डेवलप करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की गई और इसकी ग्रोथ को इंक्रीज किया गया। इसलिए इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। तो इससे जो पहले का फेज़ है 1950 to 68, दैट इज़ प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड, एंड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इट इज़ कॉल्ड पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन एरा। तो अब हम बात करते हैं कि 21st सेंचुरी जो कि अभी जो करंट टाइम चल रहा है, इसमें क्या एग्रीकल्चर की अप्रोच है और क्या प्लानिंग्स है। तो इसको जो 21st सेंचुरी को न्यू मिलेनियम कहा गया है, जिसमें कि जो 20 to 25 ईयर्स का जो प्लान है, इसमें ये अप्रोच है कि इसको इंक्रीज किया जाए, मीन्स कि क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन किया जाए, मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके। जो आज जो अप्रोच चल रही है वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर मीन्स है कि राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट अमाउंट में रिसोर्सेज का यूज़ करना, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने कि हम मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा प्रोडक्शन कर सकें। तो वही प्रिसीजन एग्रीकल्चर है। और आज इसी बात पर ध्यान ज़्यादा दिया गया है कि हम कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। और उसके साथ साथ में एग्री बिजनेस बेस्ड फार्मिंग को भी ध्यान में दिया गया है। मीन्स कि हम बस क्रॉप का ही प्रोडक्शन ना करें सिर्फ खुद को खाने के लिए और पॉपुलेशन खाने के लिए ही नहीं, बिजनेस पर्पज़ से भी हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करें। इसमें कि जैसे कौन कौन से आते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, कि हम फॉरेस्ट का विकास भी करें, जो कि हमको हमारा रिक्रिएशनल है और इससे भी हमारी नेशनल इनकम आती है फॉरेस्ट्री। और उसके बाद आता हमारा फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जो मैंने पहले भी हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस किया था। एरोमेटिक मीन्स कि जो उन सब के लिए, सेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आयुर्वेदिक है, कि मेडिकल है, पोल्ट्री है, एपीकल्चर है, फिशरीज़ है एंड डेयरी है। तो इन सब का एग्रीकल्चर मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ में बिजनेस पर्पज़ के लिए जो हमारी अदर ब्रांचेस हैं, अदर जो इसकी असिस्टेड एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स हैं, इनका भी डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि बिजनेस का इंक्रीमेंट हो। तो ये 21st सेंचुरी जो न्यू मिलेनियम है, इसका ये एजेंडा है कि हम एग्रीकल्चर के साथ साथ में इन बिजनेस बेस्ड फार्म प्रोड्यूस करें।
सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने की एग्रीकल्चर और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। आई होप कि ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो प्लीज़ अगर इस कोई भी इसमें क्वेरीज है या डिफ़िकल्टीज़ है या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे भी इसमें आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम इसमें जो भी रिक्वायर्ड, जो भी जहाँ पे भी जो भी ज़रूरत होगी हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें, इसमें चेंज कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।